हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और उसके अजम्पशंस और डिमांड शेड्यूल को स्टडी किया था। और आज के लेक्चर में हम डिमांड एनालिसिस का पार्ट 3 यानी कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड वेरिएशंस इन डिमांड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइसेस। यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसी वजह से अपना डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो अब उस डिमांड कर्व या फिर उस लॉ ऑफ डिमांड को कुछ एक्सेप्शंस भी है जिसकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है। तो इस लेक्चर में हम वो एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। There are certain exceptions to the law of demand. It means that under exceptional circumstances, consumer buys more when the price of the commodity rises and buys less when the price of the commodity falls. जनरली लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन कभी कभार एक्सेप्शनली ऐसा हो जाता है कि प्राइस बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, और प्राइस कम होने के बाद उसकी डिमांड भी कम हो जा रही है। तो ऐसे केस में डिमांड कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है? पॉजिटिव स्लोप होता है। अब एक्सेप्शनल डिमांड कर्व देख लेते हैं। सो ये है एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। जनरली जो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना? सही है ना? लेकिन जब एक्सेप्शनल डिमांड कर्व होता है तो वो कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड भी उसी के साथ में इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, अगर कम प्राइस थी कम क्वांटिटी डिमांडेड थी, ज़्यादा प्राइस हुई क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई, उससे ज़्यादा प्राइस हुई और क्वांटिटी डिमांडेड फिर बढ़ गई। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा कब होता है। सबसे पहले है गिफिन्स पैराडॉक्स। Inferior goods or low quality goods are those goods whose demand does not rise even if their price falls. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, inferior goods जिन्हें कहते हैं, उनका डिमांड तब भी नहीं बढ़ता जब those goods whose demand does not rise, हाँ उनका डिमांड तब भी नहीं बढ़ता भले प्राइस कम हो जाए। यानी कि जनरली देखा जाए तो प्राइस कम होने पे डिमांड राइज होता है, लेकिन कुछ इंफीरियर गुड्स ऐसे होते हैं जिनका प्राइस कितना भी बढ़ जाए तब भी उनका डिमांड नहीं बढ़ता। At times, demand decreases when the price of such commodity falls. लेकिन जब प्राइस फॉल हो जाती है तो डिमांड क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। सर रॉबर्ट गिफिन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड. He noted that when price of bread declined, people did not buy more because of an increase in the real income or purchasing power. यानी कि इंग्लैंड में उन्होंने एक चीज़ स्टडी करी कि जब ब्रेड का प्राइस था वो कम हो गया था तो लोगों ने उसे ज़्यादा नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि उनकी जो रियल इनकम थी वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गई थी। तो फिर उन्होंने क्या करा? ब्रेड की जगह पे मीट खरीदना स्टार्ट कर दिया। यानी कि कुछ ऐसे इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनमें अगर उनका प्राइस भले कम हो जाए लेकिन उससे क्या होता है? अपनी जो इनकम होती है उसमें इफेक्ट पड़ता है, वो इनकम अपनी इंक्रीज होती है। सो इस वजह से उन्होंने वो ब्रेड साइड करके उसकी जगह पे उस पैसे से मीट खरीदना प्रेफर करा। ठीक है, गिफिन्स पैराडॉक्स समझ में आया? कुछ ऐसे इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है जब प्राइस भी कम हो जाता है। जनरली क्या होता है? प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है, लेकिन गिफिन गुड्स के केस में क्या है? प्राइस कम होने पे भी उसकी डिमांड कम ही हो जाती है। Next है prestige goods. Expensive goods like diamond, gold, etc. are status symbol. So rich people buy more of it even their prices are high. यानी कि prestige goods कौन से होते हैं? जो expensive goods होते हैं जैसे diamond, gold, भले उनका प्राइस कितना भी हाई हो जाए लेकिन जो रिच पीपल है वो उसे फिर भी खरीदते हैं। यानी कि प्राइस बढ़ रहा है फिर भी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, फिर है speculation. The law of demand does not hold true when people expect prices to rise still further. In this case, although the price have risen today, consumers will demand more in anticipation of further rise in price. Example देख लेते हैं. Prices of oil, sugar, etc. tend to rise before Diwali. So people go on purchasing more at high price as they anticipate that prices may rise during Diwali. मतलब क्या है? Speculate करना
यानी कि हमें पता है कि इसका प्राइस आगे जाके बढ़ने वाला है। सो हम क्या करेंगे, प्राइस भले बढ़ रहा हो फिर भी हम उसे खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक टाइम आएगा कि इसका प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है दिवाली का। दिवाली के टाइम पे हमें पता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती है, ठीक है। जो भी आपकी मिठाइयाँ वगैरह बनाने का ऑयल, शुगर, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। अभी भले उसका प्राइस ज़्यादा है फिर भी आप उसे क्या करोगे, खरीद के रख लोगे, क्योंकि आपको पता है कि आगे जाके उसका प्राइस और भी बढ़ जाएगा। आगे है प्राइस इल्यूजन। कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी। कंज्यूमर्स को क्या लगता है, जो महंगी चीज़ है वो उसकी क्वालिटी भी बेटर होगी, जो सस्ती चीज़ है शायद उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसी वजह से ऐसे गुड्स के जो प्राइस ज़्यादा होने के बाद भी उसकी डिमांड क्या रहती है, हाई रहती है। जैसे कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हो गए विच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड इवन एट हाइयर प्राइजेज। आगे है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में क्या है, समटाइम ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हाई प्राइस। दिस में हैपन व्हेन कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट अदर प्लेसेस। यानी कि हम यहाँ क्या स्टडी कर रहे हैं, एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ध्यान में रखना है, एक्सेप्शन स्टडी करते वक्त लॉ ऑफ डिमांड ध्यान में रखना है, प्रैक्टिकली सोचना है हर चीज़ को, ठीक है। तो अगर प्राइस हम क्या करते हैं, जब सामान लेने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि इधर पता कर लेते हैं, उधर उसका प्राइस पता कर लेते हैं और उधर भी पता कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम कंपेयर करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ से सामान खरीदना है। लेकिन अगर कभी कभार हम कुछ ना ही देखें, किसी और उसका प्राइस कंपेयर ना करें और इग्नोरेंट होके सिर्फ एक जगह से सामान ले लेते हैं, तो फिर भले उसका प्राइस ज़्यादा हो फिर भी हमने वो सामान ले लिया, मतलब उस प्रोडक्ट की डिमांड हमने, क्वांटिटी डिमांडेड हमने की। सो इग्नोरेंस इज ऑल्सो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। उसके बाद है हैबिचुअल गुड्स। ड्यू टू हैबिट ऑफ consumption, certain goods like tea is purchased in required quantities even at higher price। कुछ चीज़ों की हमें आदत होती है, जैसे चाय पीने की आदत। सो भले उसका प्राइस बढ़ जाए लेकिन फिर भी हमारी डिमांड क्या रहती है, वही रहती है। हम ऐसा नहीं करते हैं कि मतलब अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो हम चाय पीना छोड़ देते हैं, ये हम नहीं करते हैं, ठीक है। सो इसी वजह से हैबिचुअल गुड्स इज ऑल्सो अ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। आगे हम स्टडी करेंगे वेरिएशंस इन डिमांड, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेरिएशन इन डिमांड, एक होता है चेंज इन डिमांड। सो यहाँ पे हमें इस फर्क को अच्छे से समझना है, ठीक है। सो ध्यान से सुनिएगा। वेरिएशंस इन डिमांड मतलब व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स और राइज ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस अलोन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है, एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यानी कि अगर उस प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज हो रहा हो और बाकी चीज़ें कांस्टेंट हो, और उसकी वजह से अगर डिमांड कर्व में चेंज हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अकेले प्राइस में चेंज हो रहा हो तो वेरिएशन बोलते हैं, अगर बाकी चीज़ों में चेंज हो रहा हो तो उसे चेंज इन डिमांड बोलते हैं। वो हम आगे स्टडी करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आगे देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। Expansion of demand refers to rise in quantity demanded due to fall in price alone, while other factors like taste, income, income of the consumer, size of the population, etc. remaining constant or unchanged। यानी कि quantity demanded में increase हो रहा है जब प्राइस कम हो रहा है, यानी कि सिर्फ प्राइस कम हो रहा है और उसकी वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। दो चीज़ें याद रखनी है, प्राइस कम हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, और बाकी सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। वेरी गुड। आगे क्या है, डिमांड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व, ठीक है। ये चीज़ इसमें याद रखनी है, वेरिएशन में क्या होता है, सेम डिमांड कर्व पे होता है, और चेंज में क्या होता है वो हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का कर्व देख लेते हैं। जब प्राइस था यहाँ पे, यानी कि जब ज़्यादा प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, क्यू, ठीक है। लेकिन जब प्राइस फॉल हुआ, पी से P1 हुआ जब प्राइस, तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया, Q1 हो गया। यानी कि जब प्राइस फॉल होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो तो फिर उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। ये डिमांड कर्व है और यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं contraction of demand। it refers to fall in demand due to rise in price। contract का मतलब क्या होता है, contract होना, यानी कि सिकुड़ना या फिर कम होना। सो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन, और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं,
कांस्टेंट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डिमांड कर्व मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन दी सेम डिमांड कर्व, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ें ये हमें याद रखनी है, रट्टा नहीं मारना है, प्रैक्टिकली सोचना है। आगे देखते हैं डिमांड कर्व। यहाँ पे क्या हो रहा है, पी प्राइस जब कम था तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे ज़्यादा थी, लेकिन जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। सो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जब आया तो इसे क्या बोलेंगे, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया, वेरिएशन ऑफ डिमांड क्या है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सो आगे है चेंजेस इन डिमांड। अभी हमने क्या देखा था, वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन कैसा होता है, ऑन दी सेम डिमांड कर्व, और चेंज कैसे है वो हम अभी देखेंगे। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। समझ में आया क्या डिफरेंस है, वेरिएशन में क्या था, प्राइस चेंज हो रहा था एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और चेंज में क्या हो रहा है, प्राइस चेंज नहीं होगा, मतलब प्राइस रहेगा कांस्टेंट और बाकी जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। इसमें भी है दो टाइप्स है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। वेरिएशन में क्या था, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। चेंज में क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। आगे देखते हैं, increase in demand. It refers to increase in quantity demanded due to favorable change in other factors like taste, income of consumer, climatic condition, etc. and price remaining constant. ठीक है, डिमांड कर्व इसमें क्या होता है, राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या था, एक ही डिमांड कर्व में अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड था, और चेंज यानी कि इंक्रीज या फिर डिक्रीज यानी कि चेंज में क्या होगा, जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये चीज़। आगे देखते हैं, इंक्रीज इन डिमांड कर्व का कर्व देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, प्राइस इज कांस्टेंट, है ना, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन बाकी फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाती है राइट साइड को तो वो क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि डी डी जो है वो पहले वाली डिमांड कर्व है और डी वन जो है वो न्यू डिमांड कर्व है, जो कि इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड दिखाती है बट द प्राइस इज कांस्टेंट। वेरिएशन में क्या था, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन चेंज में प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ डिमांड कर्व शिफ्ट करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, इट रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस। वहाँ पे क्या था, फेवरेबल चेंजेस था, यहाँ पे क्या है, अनफेवरेबल चेंजेस है इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड टू द ओरिजिनल डिमांड कर्व, ठीक है। देखते हैं डिमांड कर्व, ये है डिमांड कर्व, यहाँ पे प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, और डिमांड कर्व क्या हुई, लेफ्ट को शिफ्ट हो गई, यानी कि प्राइस कांस्टेंट है लेकिन बाकी जो फैक्टर्स है, इनकम कम हो गई, टेस्ट चेंज हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है और डिमांड कर्व लेफ्ट की साइड पे शिफ्ट हो जाता है तो वो क्या है, डिक्रीज डिमांड, यानी कि डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो डी डी क्या है, ओरिजिनल डिमांड कर्व है, और डी वन डी टू क्या है, न्यू, जो कि डिक्रीज डिमांड कर्व है, ठीक है। समझ में आया होगा यहाँ तक आप सभी को। आगे देखते हैं क्या है, you should know demand is a microeconomic concept. Demand is the quantity of a commodity which a person is ready to buy at a particular price and during a specific period of time. यानी कि डिमांड क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, और एक इंसान जब अपने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे कोई चीज़ को, किसी क्वांटिटी को डिमांड करता है तो वो क्या होता है, डिमांड होता है। उसी जगह एग्रीगेट डिमांड क्या है, इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक टर्म, यानी कि ये पूरी के पूरी इकोनॉमी एज अ होल की डिमांड को स्टडी करती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और यहाँ पे हमारा डिमांड एनालिसिस ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आपको ज़रूर ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।